नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वापस आ गए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी को डेवलप करोगे। जब भी आपको कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज करना हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपना प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी को डेवलप करो। ये प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी क्या है कि जो भी आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे उसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आपके प्रोडक्ट के लॉन्च की स्ट्रेटजी क्या होगी, कितनी मैन पावर चाहिए उस नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना वर्किंग कैपिटल या फंड्स की जरूरत पड़ेगी, देन आपके प्रोडक्ट को के डिजाइन में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, देन प्रोडक्ट की जो आपका प्रोडक्ट है उसका टोटल मार्केट साइज कितना है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जब आप डीप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना तब जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 9 पॉइंट फ्रेमवर्क दूंगा। इस 9 पॉइंट फ्रेमवर्क को हम लोग मैनेजमेंट टर्म में बोलते हैं कैटमैन स्ट्रेटजी। कैटमैन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? कैटेगरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। जब आप इस 9 पॉइंट फ्रेमवर्क यानी जो ये 9 पॉइंट फ्रेमवर्क है ना, इसमें 9 पॉइंट्स होंगे। अगर आप इन 9 पॉइंट्स का जवाब को अगर आप अच्छे से ढूंढ लोगे ना तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसे हमें लॉन्च करना है या नहीं करना है। इसकी आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को जब भी अपना प्रोडक्ट को नया लॉन्च करना होता है ना तो वो इस कैटमैन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है, यानी ये 9 पॉइंट फ्रेमवर्क का। एक चीज का जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कैटमैन स्ट्रेटजी है ना उसका केवल एक बेस है, वो है कस्टमर। जितना कस्टमर सेंट्रिक होके आप इस प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करोगे ना आपका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। यानी कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए और कितने प्राइस पॉइंट में चाहिए, जब आप इससे निकाल लोगे ना और इसके बेस पे अगर आप अपना प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करोगे आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहेगा, तब जाके आपको ये 9 पॉइंट फ्रेमवर्क समझ में आएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। कैटमैन स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इज दिस प्रोडक्ट अग्रेसिवली कंट्रीब्यूटिंग टू आवर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू और बॉटम लाइन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। यानी जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो वो आपके सेल्स रेवेन्यू को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है या फिर आपके नेट प्रॉफिट को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। आप पहले ये चेक कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो अगर वो आपके सेल्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका सेल्स रेवेन्यू अभी 10 करोड़ है, अगर आप 4-5 नए प्रोडक्ट लाओगे तो भी आपका सेल्स रेवेन्यू 10 करोड़ ही रहेगा, तो फिर इतना मेहनत करने का क्या फायदा। इसीलिए आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि जो भी आप नए प्रोडक्ट ला रहे हो उसके कारण से आपको कितने का सेल्स रेवेन्यू जंप मिल सकता है। आप सबसे पहले उसका एक्सपेक्टेशन बिल्ड करिए। देखिए कि वो आपको 5% का रेवेन्यू जंप ला के देगा, 10% का, 15% का, 20% का। ये सबसे पहले आप देखिए कि ये आपको कितने का रेवेन्यू एक्स्ट्रा ला के दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पे डीप ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी अब आपको पूरा मार्केट रिसर्च करना है। देखना है कि जो आप प्रोडक्ट एक्चुअली में लॉन्च करोगे वो आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया, उसके बाद आपको ये देखना है, आपको मार्केट रिसर्च करना है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया है क्या वो एक्चुअली में मुझे उतना टॉप लाइन या फिर बॉटम लाइन यानी सेल्स रेवेन्यू या फिर नेट प्रॉफिट में मुझे उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि नहीं। आपको इस तरीके से चेक करना है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज आपको अपने जो आपका एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट जो आप मैनेज कर रहे हो उसमें भी यही करना है। आप ये देखिए कि जिस प्रोडक्ट को आप मैनेज कर रहे हो वो आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपने कितना एक्सपेक्ट किया था जब आपको इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले थे, यानी जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले थे तब आपने कितना सेल्स रेवेन्यू या फिर नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, उसके मुकाबले ये अभी मुझे कितने का सेल्स रेवेन्यू लाके दे रहा है। आप इस तरीके से कंपेयर कीजिए। जब आप ये कंपेयर कर लीजिएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा टॉप लाइन और ये बॉटम लाइन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ सब कैटेगरी प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप ये देखिए कि आप जितना भी सब कैटेगरी प्रोडक्ट बनाओगे उसको बनाने में आपको कितना ज्यादा एफर्ट लगेगा। सपोज कीजिए कि आप एकदम एक नया सोप ब्रांड लॉन्च करोगे तो वो सोप ब्रांड हुआ आपका मेन कैटेगरी। उसके अगर अंदर आप 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप क्रिएट करोगे, डेवलप करोगे, तो वो सातों हुए आपके सब कैटेगरी। तो इन सातों सब कैटेगरी को आपको अच्छी तरीके से देखना है कि इन सातों को बनाने में आपको कितना ज्यादा मेहनत लगेगा। आप ये देखिए कि वो सातों आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। इंडिविजुअली आपको ये सब चेक करना है। देखिए आपको कितने वर्किंग कैपिटल और फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए आपका रॉ मटेरियल वहां पे कहां से आएगा।
प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, पैकेजिंग के टाइम कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल होगा, वो कहां से आएगा, वो भी आपको चेक करना है। सातों सब कैटेगरी का टोटल मार्केट साइज कितना है, यानी आपको सबको अलग अलग देखना है कि इन सातों कैटेगरी जो आप बनाओगे वो उसका टोटल मार्केट साइज कितना है। इस तरीके से आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपको इन सातों कैटेगरी को बनाने में, सातों सब कैटेगरी को बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगेगा, आप उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओगे। सपोज कीजिए कि जो आपने 7 सब कैटेगरी बनाई है उसमें से 5 को बनाने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन आखिरी के 2 को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, तो आप उन 2 को साइड कर सकते हो। इसीलिए ये पॉइंट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कैटेगरी अगर आप क्रिएट कर रहे हो, कितना एफर्ट लगेगा, अगर आपने एक बार ये समझ लिया ना, तो आप अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी को बहुत ही आराम से डेवलप कर पाओगे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द मैन पावर टू हैंडल न्यू कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप नया कैटेगरी या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, उसके लिए आपको कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ना, आप ये निकालो। सपोज कीजिए कि अगर आप एक शैम्पू ब्रांड लॉन्च करने वाले हो, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना पड़ेगा, वेयरहाउस सेटअप करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। इन सब चीजों को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखो कि आपको कितना मैन पावर लगेगा अगर आप एक नया शैम्पू ब्रांड अपना लॉन्च करने वाले हो। तो सबसे अच्छा तरीका कि आपको कितना मैन पावर लगेगा, उसके लिए आप ये चेक कीजिए कि जो भी आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उसका फ्यूचर में डिमांड कितना होने वाला है। यानी अगर आपने एक बार सही से फोरकास्ट कर लिया ना कि आपका फ्यूचर डिमांड कितना होने वाला है, तो आप उस हिसाब से आप अपना ऑप्टिमम मैन पावर को रख सकते हो। वरना आपको, अगर आपने बिना डिमांड को फोरकास्ट किए अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। हो सकता है कि आपका मार्केट में डिमांड कम हो, लेकिन आपने ज्यादा मैन पावर रख लिया, तो लॉस हो सकता है। कि अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आपने मैन पावर उस हिसाब से रखी नहीं, तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ये फाइंड कर लेना है कि आपको, आप जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उसके लिए आपको कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक वेदर योर न्यू कैटेगरी मैचेस योर ब्रांड आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, वो आपके ब्रांड आइडेंटिटी के साथ सूट कर रहा है कि नहीं ना, आपको वो चेक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको जिस चीज के लिए जाना जाता है, आपका ब्रांड जिस चीज के लिए जाना जाता है, अगर आपने उसके ठीक अगेंस्ट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया ना, तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा। इसका मैं आपको 2 फेमस केस स्टडी देता हूं। सबसे पहला है कोलगेट का। कोलगेट जब 1980s में मार्केट लीडर बन चुका था टूथपेस्ट के अंदर, तो उसने सोचा कि जो हमारा ब्रांड आइडेंटिटी टूथपेस्ट में बना है, उस ब्रांड आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके अब हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तब उसने 1982 में कोलगेट का फ्रोजन फूड को लॉन्च किया। जैसे मार्केट में ये फ्रोजन फूड लॉन्च हुआ, पूरी तरीके से फेल हो गया। इसलिए फेल हुआ क्योंकि लोग ने कोलगेट को पूरी तरीके से एसोसिएट कर लिया था टूथपेस्ट के साथ। यानी कोलगेट का मतलब होता है टूथपेस्ट, कुछ और नहीं। इसी कारण से लोगों को हजम नहीं हुआ ये बात कि कोलगेट का कोई फ्रोजन फूड भी हो सकता है, क्योंकि कोलगेट धोने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। इसी कारण से मार्केट में एडॉप्शन नहीं आया और कोलगेट का जो फ्रोजन फूड था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। दूसरा केस स्टडी है पतंजलि का। पतंजलि पिछले 10 साल के अंदर ना बहुत तेजी से ग्रो किया, और इसी तेजी से ग्रो करने के कारण ना इनका ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा। यही कारण है कि जब इनका ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ा ना, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट्स में। तब उसने पतंजलि का जीन्स भी निकाल दिया। अब क्या है कि पतंजलि को लोग बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है स्वदेशी से और आयुर्वेद से, लेकिन जो उन्होंने पतंजलि का जीन्स निकाला ना, वो उनके ब्रांड आइडेंटिटी को सूट नहीं किया, लोग उससे एसोसिएट नहीं हो पाए, जिसके कारण से पतंजलि का ये वाला जो सेगमेंट था जीन्स वाला, ये जो नया कैटेगरी उन्होंने लॉन्च किया, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। इन 2 केस स्टडी से आपको साफ समझ में आता होगा क्यों हमें ये चेक करना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, वो हमारे ब्रांड आइडेंटिटी को सूट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके ब्रांड आइडेंटिटी जिस हिसाब से बन चुका है मार्केट में, अगर आपने उसके अगेंस्ट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, तो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको इस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है चेक वेदर इट इज अ सीजनल प्रोडक्ट और अ कंटिन्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, वो आप चेक कीजिए क्या वो एक कंटिन्यू प्रोडक्ट है, यानी वो हर साल चलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, या फिर आप ये देखो कि क्या वो सीजनल प्रोडक्ट है, यानी वो प्रोडक्ट केवल सीजन के टाइम चलेगा, यानी ठंड में चलेगा या फिर गर्मी में चलेगा, और उसके बाद वो ऑफ सीजन हो जाएगा। आपको ये चेक करना है। सपोज कीजिए कि आप विंटर जैकेट बेच रहे हो, तो अगर आपका इंडिया टारगेट मार्केट है, तो आपका जो विंटर जैकेट है वो केवल नवंबर से लेकर मार्च तक चलेगा, क्योंकि इसी बीच में ठंड पड़ती है। तो अब आपको यहाँ पे नए स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी यानी अब यहाँ पे आपको नए नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी पड़ेगी। यानी आपका जो विंटर जैकेट है वो तो आप
मार्च के बाद ऑफ सीजन चला जाएगा। तो अब आप ये चेक करो कि अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे ठंड पड़ती होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रसिया, इन सारे जगह पे अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में ठंड पड़ती है। तो क्या आप उन जगह पे अपना विंटर जैकेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो? इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। यही इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कंटिन्यू प्रोडक्ट है, यानी अगर वो प्रोडक्ट हर साल चलते रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वो सीजनल प्रोडक्ट है तो आपको नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी पड़ेगी सच दैट आपका प्रोडक्ट हर साल चलता रहे और आपको हर साल रेवेन्यू आता रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सीजन हो। इसीलिए आपको इस पॉइंट पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान द रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट फॉर न्यू कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो ना, उसमें आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसको प्लान करना पड़ेगा, पैकेजिंग में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करना है, और फाइनल प्रोडक्ट में आपको कौन सा प्रोडक्ट का डिजाइन रखना है ना, आपको इन सब चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज कीजिए जो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, उसका जो रॉ मटेरियल है, यानी जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा, वो आपकी कंट्री में वो रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है, वो किसी बाहर कंट्री में मिलता है। तो आपको ये देखना है कि उसके रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, यानी वो रॉ मटेरियल को आप कैसे लाओगे, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, आपको ना इस चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रॉ मटेरियल का प्लानिंग करो। दूसरा क्या है कि आपको ये देखना है कि आपको पहले से प्री प्लान करना है कि आपके पैकेजिंग में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और आपका प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा। क्योंकि ना अगर आपने पहले से प्री प्लान कर लिया ना, तो आप ना आराम से एक स्मॉल पायलट रन कर सकते हो। पायलट रन का मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा ना, उसका आप एक छोटा वर्जन बना के मार्केट में आप उसे टेस्ट कर सकते हो, सच दैट आप ये पता लगा पाओ कि आपके मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से रॉ मटेरियल प्लानिंग, पैकेजिंग मटेरियल का प्लानिंग और फाइनल प्रोडक्ट का डिजाइन, यानी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट का डिजाइन होगा उसकी प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक द टोटल मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, उसका टोटल मार्केट साइज कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि मैं एक सोप ब्रांड लॉन्च करने वाला हूं। अब जो मैं सोप ब्रांड लॉन्च करूंगा ना, उसको मैं कहां टारगेट करूंगा, यानी मेरा टारगेट मार्केट कहां है, दिल्ली में। ठीक है, यानी मैं दिल्ली में अपना सोप ब्रांड को लॉन्च करूंगा और वहां पे उसे बेचूंगा। अब सपोज कीजिए कि दिल्ली में 5 लाख लोग हैं जो साबुन को इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें से मुझे अपना पेनिट्रेशन रेट फाइंड करना है। पेनिट्रेशन रेट का मतलब क्या है कि कुल 5 लाख लोगों में से ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो मेरे कस्टमर बन सकते हैं। सपोज कीजिए मेरा पेनिट्रेशन रेट 40% का है। याद रखिएगा, जो आपका पेनिट्रेशन रेट निकलेगा ना, उसको आपको बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ करना है, यानी आपको बहुत ही रिसर्च करके आपको ये पेनिट्रेशन रेट निकालना है, तब जाके आप सही तरीके से मार्केट साइज निकाल पाओगे। तो मेरे केस में मेरा पेनिट्रेशन रेट कितना है, 40% का। तो 5 लाख इंटू 40% यानी 2 लाख। तो ये 2 लाख हुआ मेरा टोटल मार्केट साइज, यानी जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा उसका टोटल मार्केट साइज कितना होगा, 2 लाख का। ठीक है, अब आपको मार्केट वैल्यू भी निकालिए, यानी कुल टोटल उन 2 लाख लोगों में से आप कितने का रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 चीज फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और लोग उसे पूरे साल में कितनी बार खरीदेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए जो आपका सोप है, जो आपका साबुन है, वो 20 रुपए का है, और आपका जो साबुन है वो हर 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है। यानी लोगों को, यानी जो आपका साबुन है वो लोग 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो वो महीने में 3 बार खरीदेंगे, और साल में वो कितना बार खरीद लेंगे, 36 बार खरीद लेंगे। तो आपका परचेस फ्रीक्वेंसी भी निकल गया और आपका एवरेज जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मार्केट साइज इंटू 20 इंटू 36। 20 क्या है, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, और 36 क्या है, जो परचेज फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है, 5 लाख इंटू 40% इंटू 20 इंटू 36। अगर इसको कैलकुलेट करेगा तो मेरा आ जाएगा 14.4 करोड़। यानी अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और अगर सब कुछ सही चला तो मैं एक साल के अंदर 14.4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा। यानी ये हुआ मेरा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से आपको टोटल मार्केट साइज और टोटल मार्केट रेवेन्यू यानी टोटल मार्केट वैल्यू को चेक कर लेना है। इसीलिए ये मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये पता लग गया ना कि आपका टोटल मार्केट साइज कितना होने वाला है और कितना आपका मार्केट वैल्यू होने वाला है, इससे आप अपना टॉप लाइन और बॉटम लाइन पता लगा पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन कैसे निकलेगा, उसको वो फाइंड करना है। तो ये वो तरीका है जिससे आप अपना टॉप लाइन और बॉटम लाइन फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, चेक द टोटल मार्केट साइज ऑफ योर
न्यू कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान योर वर्किंग कैपिटल एंड फंड्स बिफोर डेवलपिंग अ न्यू कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होगे ना, उससे पहले ही आप ये चेक कर लो कि आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये फाइंड कर लिया ना कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल और कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड करना पड़ेगा, वेयरहाउस बिल्ड करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉय की कॉस्ट है, जो आप नया मैन पावर हायर करेंगे उसकी कॉस्ट है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले ये देखो कि आपको कितने फंड्स की दरकार है, और उसके बाद आप ये फाइंड करो कि वो फंड आएगा कहां से। हो सकता है कि आपको डेट फंडिंग ले लो, हो सकता है कि आप इक्विटी फंडिंग ले लो। इक्विटी फंडिंग का मतलब क्या, अपने शेयर बेच के आप वहां से पैसे उठा लो, या फिर आपका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो वो आपके आपके बिजनेस में जितने पैसे हैं, प्रॉफिट है, उसी में से निकाल के आप आराम से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो आप अपना खुद का फंड लगा सकते हो, यानी ओन फंड लगा सकते हो। इस तरीके से आपको ये देख लेना है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये पता लगा लिया ना कि आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है डू एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस ऑफ योर इन्वेंटरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है इन्वेंटरी में, उसका आप एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस कर लो। इसका मतलब क्या है, एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाके दे रहा है, वो आपको एबीसी कैटेगरी में के अंदर डाल देना है। यानी ए कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाके दे रहा है और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। बी कैटेगरी प्रोडक्ट हुआ जो आपके बिजनेस में उतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है और आपके बिजनेस में उतना भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है, यानी वो मीडियम में है, तो वो आपका बी कैटेगरी हुआ। सी कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, जो एकदम लो वैल्यू है और आपके बिजनेस में उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं क्रिएट करके दे रहा है, वो हुआ सी कैटेगरी। तो इस तरीके से आप ए बी सी एनालिसिस कर लो। एफिशिएंट एनालिसिस का मतलब क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। यानी आपका जो इन्वेंटरी है उनमें से आप ये देखो कि कितने फास्ट मूविंग गुड है, यानी वो गुड्स, वो प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी बिकता है। स्लो मूविंग का मतलब जो प्रोडक्ट बहुत ही स्लो बिकता है, आराम आराम से बिकता है। और नॉन मूविंग का मतलब कि जो एकदम नहीं बिकता, आपका डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आपकी इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है बहुत दिन से, वो आपका डेड स्टॉक, यानी नॉन मूविंग। इस तरीके से आप एबीसी एनालिसिस करो और एफएसएल एनालिसिस करो। जो भी बिजनेस को अपना एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट को संभालना है ना, अपने एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करना है, कैटेगरी मैनेजमेंट करना है, वो एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस करती है। इससे क्या होता है, उनको ये पता चल जाता है कि उनका कितना सी कैटेगरी प्रोडक्ट है और कितना नॉन मूविंग प्रोडक्ट है जिसको वो आराम से हटा सकती है, क्योंकि ये ना तो ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ना तो वो जल्दी बिक रहा है, ना तो वो आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाके दे रहा है। वो एकदम खराब प्रोडक्ट है, उसको एकदम हटाने के लिए ही एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो ना, उसका भी आप एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस कर सकते हो, या प्रिडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रोडक्ट को लॉन्च किए, बिना उस परफेक्ट डेटा पॉइंट्स के बिना आप एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस नहीं कर सकते। क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ही आप ये पता लगा लो कि ये मेरा प्रोडक्ट ए कैटेगरी होगा या सी कैटेगरी होगा, या फास्ट मूविंग गुड होगा या फिर नॉन मूविंग गुड होगा, ये आप पहले पता नहीं लगा पाओगे। इसीलिए अब अगर एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस कर रहे हो अपने नए प्रोडक्ट का, तो आपको एकदम एक्यूरेट डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, एकदम आपको एक्सटेंसिव रिसर्च, डीप रिसर्च करना होगा, तब जाके आप अपने जो आपका नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो ना, तब जाके आप उसका एबीसी एनालिसिस और एफएसएल एनालिसिस कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये थे हमारे 9 पॉइंट फ्रेमवर्क कैटमैन स्ट्रेटजी के। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 9 पॉइंट फ्रेमवर्क बताया है कैटमैन स्ट्रेटजी के, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो या फिर एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हो, तो अगर आप इन 9 पॉइंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करोगे ना, तो आप बहुत ही आराम से अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाओगे। बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली एफएमसीजी कंपनीज जो एक साथ 500 से 1000 प्रोडक्ट मैनेज करती है, वो इसी 9 पॉइंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है अपने पूरे कैटेगरी मैनेजमेंट करने के लिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर मैं इस तरीके के पावरफुल कंटेंट हमेशा लाता रहूं। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, देखिए वहां पे बहुत सारे बिजनेस कंटेंट है, पावरफुल कंटेंट है, जिसको आप देख के इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लीजिए, फ्यूचर में आपको काम आ सकता है, आपको दोनों ओर से फायदा है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं